हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने देखा था कि कैसे क्वांटम मैकेनिक्स का हिस्टोरिकल इवोल्यूशन होता है। नाउ इस चैप्टर में हम रेडिएशन के पार्टिकल एस्पेक्ट को समझेंगे। माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट के एक्सपेरिमेंटल स्टडीज से ये क्लियर हो गया था कि इनको सिर्फ क्लासिकल फिजिक्स के रिजिड कॉन्सेप्ट के साथ समझना पॉसिबल नहीं था। सो इन्हें समझने के लिए हमने एक नई सोच अपनाई, विच इज रेडिएशन का पार्टिकल एस्पेक्ट। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ओनली ब्लैक बॉडी रेडिएशन को विस्तार से स्टडी करेंगे। क्लासिकल फिजिक्स में पार्टिकल्स एंड वेव्स को अलग अलग कैरेक्टराइज किया गया था। पार्टिकल्स के पास एनर्जी और मोमेंटम होता है और वेव्स को एम्पलीट्यूड और वेव वेक्टर से कैरेक्टराइज किया गया था। Particles and waves entirely different behavior show करते हैं। For instance, the particle and wave properties are mutually exclusive. They are like oil and water. इनको एक साथ मिक्स नहीं किया जा सकता। But here is the twist. कुछ experimental studies से ये प्रूव हुआ कि लाइट, वेव एंड पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव कर सकती है। और ये कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ एक इंटरेस्टिंग चीज के साथ, विच इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सोच के देखिए, रेडिएशन मैटर के साथ कैसे इंटरेक्ट करता होगा। जब हम किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं तो वो ग्लो करने लगता है और थर्मल रेडिएशन एमिट करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ये पहले रेड, फिर येलो और फिर वाइट दिखने लगता है। कूल ना? ये थर्मल रेडिएशन इंफ्रारेड से लेकर अल्ट्रावायलेट फ्रीक्वेंसीज तक एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में होती है। मतलब एक स्मूथ रेनबो जैसा स्पेक्ट्रम होता है इनका। परंतु हमने देखा कि ये सॉलिड्स का रेडिएशन स्पेक्ट्रम गैसेस से बिल्कुल अलग है। ये ऑलरेडी नोन था कि जब हम गैसेज को हीट करेंगे तो अलग तरीके से लाइट एमिट करेंगी। ये गैसेज के स्पेक्ट्रम में बस कुछ शार्प कलर्ड लाइंस होती हैं और बीच में बिल्कुल डार्कनेस। यानी कि गैसेज के केस में हमें डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिलता है, जो कि सॉलिड के केस में हमें कंटिन्यूअस मिल रहा था। तो 90th सेंचुरी के साइंटिस्ट का एक मेजर हेडेक था कि जो ग्लोइंग सॉलिड ऑब्जेक्ट से कंटिन्यूअस रेडिएशन निकलता है, उसको कैसे समझाया जाए। क्लासिकल फिजिक्स के बड़े बड़े थ्योरी जैसे कि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स और क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी इस फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। प्रॉब्लम ये थी कि कौन सी प्रॉपर थर्मोडायनेमिक्स थ्योरी एक्सप्लेन करेगी कि एनर्जी कैसे रेडिएशन और मैटर के बीच एक्सचेंज होती है। और तब तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। सो क्लासिकल थ्योरी के फेलियर से ये क्लियर था कि वी नीड अ न्यू काइंड ऑफ थ्योरी टू अंडरस्टैंड सच काइंड ऑफ फिनोमेना। ऑलराइट, सबसे पहले समझते हैं कि आइडियल ब्लैक बॉडी होती क्या है। क्या ये ब्लैक होती है? वेल, इट्स नॉट नेसेसरी। हम जानते हैं कि जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है तो इसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होता है और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है। परंतु एक आइडियल ब्लैक बॉडी वो है जो कंप्लीट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। बिल्कुल कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, इसलिए वो ब्लैक दिखता है। कूल, राइट? इट मींस आइडियल ब्लैक बॉडी की 100% एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है। अब जब इस आइडियल ब्लैक बॉडी को हम हीट करते हैं तो उसके सरफेस इलेक्ट्रॉन्स थर्मल एजिटेशन की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करते हैं। यानी कि लाइट का पूरा स्पेक्ट्रम एमिट होता है। अब इस एमिटेड लाइट की इंटेंसिटी ब्लैक बॉडी ऑब्जेक्ट के मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती, ये ओनली टेम्परेचर और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ऑल्सो एन आइडियल ब्लैक बॉडी इज नॉट ओनली ए परफेक्ट एब्जॉर्बर बट ऑल्सो ए परफेक्ट एमिटर ऑफ रेडिएशन। बट रियल लाइफ में आइडियल ब्लैक बॉडी बनाना इम्पॉसिबल है। मतलब ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जो लाइट का कंप्लीट 100% एब्जॉर्प्शन कर ले। लेकिन अब हमारे पास ऐसी टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से हम क्लोज टू 100% एब्जॉर्प्शन वाले ब्लैक बॉडीज बना सकते हैं। तो चलिए उनमें से एक तरीका का डिस्कशन करते हैं। ब्लैक बॉडी पर प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी बनाने के लिए एक होलो कैविटी का यूज किया जाता है, जिसमें एक छोटा सा होल बना होता है। जो भी रेडिएशन इस होल से एंटर करेगी वो अंदर ट्रैप हो जाएगी और बार बार रिफ्लेक्ट होके बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाती है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो। और फिर
अब हम इस केविटी की वॉल्स को यूनिफॉर्मली हीट करेंगे तो होल से जो रेडिएशन निकलेगी उसे ही हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि केविटी को हीट करने से होल से निकलती हुई लाइट को देखकर हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझ सकते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर और ज्यादा इंक्रीज किया जाता है होल और ज्यादा ग्लो करने लगता है। दैट इज ब्लैक बॉडी इन एक्शन। तो आगे बढ़ने से पहले हम जानेंगे एक इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी विच इज स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी। व्हाट इज इट? बेसिकली spectral energy density refers to the distribution of energy per unit volume in a system as a function of frequency और wavelength। ये बताता है कि स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ रेंज में एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है। तो दोस्तों 1800 के बीच तक साइंटिस्ट के पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन का बहुत सारा एक्सपेरिमेंटल डेटा था और इससे क्या पता चला कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है तो उसके एमिटेड रेडिएशन का एक वेल डिफाइंड कंटिन्यूअस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, जैसा कि आप इस प्लॉट में देख पा रहे होंगे। बात समझ आई? मतलब हर एक फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के साथ एक स्पेसिफिक एनर्जी डेंसिटी जुड़ी होती है। ये एनर्जी डेंसिटी और इंटेंसिटी ना तो ऑब्जेक्ट के केमिकल कंपोजिशन पे डिपेंड करती है और ना ही ऑब्जेक्ट की शेप पर, ये ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इस ग्राफ में आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं वैसे ही प्लॉट की पीक वेवलेंथ लोअर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट होती जा रही है। इस एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के आधार पर वीन ने बताया कि पीक वेवलेंथ टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और यूं कहें कि पीक फ्रीक्वेंसी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यही वजह है कि जब कोई ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो उसका कलर रेड से येलो और फिर व्हाइट में बदलता है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है स्पेक्ट्रम की पीक फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जाती है। नाउ ये वाला प्लॉट दिखाता है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन की स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे चेंज होती है। इस ग्राफ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है इसकी पीक फ्रीक्वेंसी हायर फ्रीक्वेंसी की ओर शिफ्ट हो रही है, राइट। सो 1879 में स्टीफन ने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया कि ग्लोविंग ऑब्जेक्ट से रेडिएट होने वाली टोटल इंटेंसिटी या पावर टेम्परेचर के फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल होती है। यही स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है विच इज P इज इक्वल टू ए सिग्मा टी टू द पावर 4। यहाँ a एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1 या 1 से कम होती है। आइडियल ब्लैक बॉडी के केस में a की वैल्यू 1 होती है और सिग्मा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 वोट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन टू द पावर 4 होती है। यहाँ तक हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सपेरिमेंटली स्टडी कर लिया। 1900 तक इस कंटिन्यूस रेडिएशन के ओरिजिन को समझने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट करे गए थे क्लासिकल फिजिक्स का यूज करके। अब क्लासिकल फिजिक्स का यूज करके 1889 में वीन ने और 1900 में रेले ने काफी सीरियस अटेम्प्ट्स करे थे। तो चलिए सबसे पहले वीन के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। उन्होंने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का यूज करके ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट फ्रीक्वेंसी निकाला विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू क्यूब एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा न्यू ओवर टी। इस फंक्शनल डिपेंडेंस के ग्राफ से हमें पता चलता है कि वीन का फॉर्मूला हाई फ्रीक्वेंसीज पे तो अच्छे से फिट हो जाता है लेकिन लो फ्रीक्वेंसीज पे ये बिल्कुल फेल हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं हम रेले की एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के नेचर को केविटी के अंदर समझने की कोशिश करी। रेले ने सोचा कि रेडिएशन स्टैंडिंग वेव से बनी होती है जिनकी नोड्स मेटेलिक सरफेसेस पर होती है। Nu gives the number of modes of oscillation per unit volume in the frequency range nu to nu plus d nu, which is 8 pi nu square over c cube. तो electromagnetic energy density in this frequency range will become the number of modes times average energy, where E is the average energy of the oscillators present on the wall of the cavity. Now, according to equipartition theorem of classical thermodynamics, cavity के अंदर सारे oscillators की mean energy सेम होती है
irrespective of their frequency। और इस प्रकार हमने रेले जीन्स फॉर्मूला मिलता है विच इज 8 पाई न्यू स्क्वायर ओवर सी क्यूब टाइम्स के टी। लेकिन अटेंशन प्लीज, ये फॉर्मूला ओनली लो फ्रीक्वेंसी तक सही है, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसीज पे ये एक्सपेरिमेंटल डेटा से डिसएग्री करने लगता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हाई फ्रीक्वेंसीज पे एनर्जी डेंसिटी डाइवर्ज हो जाएगी, और अगर हम इसको सारी फ्रीक्वेंसीज के लिए इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रल भी डाइवर्ज हो जाता है। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि कैविटी इनफाइनाइट एनर्जी कंटेन करेगा। दिस रिजल्ट इज अब्सर्ड। इसे साइंस की हिस्ट्री में अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी कहा गया, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसीज पे ये डाइवर्ज करता है। क्लासिकल फिजिक्स का ये एक रियल कैटास्ट्रोफिकल फेलियर है। इस फेलियर का रीजन ये था कि एवरेज एनर्जी की डेरिवेशन एक गलत अजम्पशन पर बेस्ड थी। इसके अकॉर्डिंग रेडिएशन और मैटर के बीच एनर्जी एक्सचेंज कंटिन्यूअस होती है, मतलब कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। सो इस ग्राफ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी पे रेले जीन्स लॉ एंड लो फ्रीक्वेंसी पे वीन्स लॉ कंप्लीटली फेल हो जाते हैं। रेले और वीन की थ्योरीज के कंप्लीट फेलियर से प्लांक को ये समझ आ गया था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो उसने सोचा कि शायद एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं होती, हो सकता है कि एनर्जी छोटी छोटी पैकेट्स में आती हो, यानी कि क्वांटा। प्लांक ने प्रपोज किया कि रेडिएशन और मैटर के बीच एनर्जी डिस्क्रीट फॉर्म में एक्सचेंज होती है। He then postulated that energy of radiation of frequency nu emitted by the oscillating charges from the walls of the cavity must come only integer multiples of h nu। यहाँ h एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसे प्लैंक्स कांस्टेंट भी कहते हैं, जिसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होती है। इस प्रकार उसने एनर्जी के क्वांटाइजेशन रूल को इंट्रोड्यूस करवाया। ये क्वांटम आइडिया फाइनली ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पाया। तो बेसिकली क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग एनर्जी कंटिन्यूअस होती है। क्लासिकल फिजिक्स में ऑसिलेटर्स की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की कोई भी वैल्यू हो सकती है। दूसरी तरफ प्लांक ने बताया कि एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। ऑसिलेटर्स की एनर्जी ओनली एच न्यू के इंटीजर मल्टीपल्स के फॉर्म में होती है। सो हम कह सकते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स में ऑसिलेटर्स की एनर्जी कंटिन्यूअस होती है, जबकि क्वांटम फिजिक्स में डिस्क्रीट फॉर्म में। अब प्लांक ने क्वांटाइज्ड एनर्जी को यूज करके एवरेज एनर्जी का करेक्ट एक्सप्रेशन डिराइव करा। ऑसिलेटर्स की डिस्क्रीट एनर्जी होने के कारण उसने एवरेज एनर्जी निकालने के लिए इंटीग्रेशन की जगह डिस्क्रीट समेशन का यूज करा। ये एवरेज एनर्जी का एक्सप्रेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इस एवरेज एनर्जी के एक्सप्रेशन से उसने एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला भी डिराइव करा, विच इज 8 पाई न्यू स्क्वायर ओवर सी क्यूब एच न्यू ओवर एक्सपोनेंशियल एच न्यू ओवर के टी माइनस 1। दिस इज नोन एज प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन। और ये फॉर्मूला बिना किसी अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी के हर फ्रीक्वेंसी के लिए एनर्जी डेंसिटी को एक्यूरेटली डिस्क्राइब करता है। We can also rewrite this Planck's energy density distribution to obtain the energy density per unit wavelength, which is 8 pi hc over lambda to the power 5, 1 over exponential hc over lambda kt minus 1। और हम देखते हैं कि प्लांक का ये फॉर्मूला लो फ्रीक्वेंसी लिमिट में रेले जीन्स फॉर्मूले की तरह बिहेव करता है, और हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में वीन्स लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। मोर ओवर, इफ वी इंटीग्रेट प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द होल स्पेक्ट्रम, तो हमें फाइनाइट टोटल एनर्जी डेंसिटी एक्सप्रेशन मिलता है, जो स्टीफन बोल्ट्जमैन की टोटल पावर पर यूनिट सरफेस एरिया को डिनोट करता है। इस प्रकार प्लैंक ने रेले की अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी को भी अवॉइड कर दिया। तो समरी में दोस्तों, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम ने एक बड़ी जबरदस्त चीज रिवील करी, एनर्जी का क्वांटाइजेशन। क्लासिकल फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हमेशा वेव्स की तरह बिहेव करती थी, उनका पार्टिकल नेचर भी सामने आया। माइंड ब्लोइंग, राइट? प्लैंक्स कांस्टेंट एच के इंट्रोडक्शन से क्लासिकल फिजिक्स का असली दी एंड हो गया, और माइक्रो फिजिकल वर्ल्ड की फिजिक्स का एक नया दौर शुरू हुआ, जिसे हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। इस क्वांटम रिवॉल्यूशन से इंस्पायर होकर आइंस्टाइन, कॉम्पटन, डी ब्रोगली और बोर जैसे बड़े फिजिसिस्ट ने भी बहुत सी पुरानी अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल दिया, जिन्हें हम इस लेक्चर सीरीज के अगले वीडियोस में समझने वाले हैं। प्लैंक की क्वांटाइजेशन थ्योरी ने साइंटिस्ट को एक नए तरीके से सोचने पर मजबूर किया, और इस प्रकार क्वांटम फिजिक्स का सफर यहीं से शुरू होता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द वेरी एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।